फेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, यानी जो औद्योगिक हमारा जो चेंजेस आए, परिवर्तन आए, उनकी स्पीड क्या थी, किस तरीके से वो चेंजेस आए। हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कितना तेज है। डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं वही विकास होना है? तो हम इसको अब कैसे पता लगाएंगे, कैसे जानेंगे इंडस्ट्रियल चेंज के बारे में? इंडस्ट्रियल चेंज सबसे पहला है द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन। कॉटन जो है ब्रिटेन में डायनामिक इंडस्ट्रीज थी। एंड द मेटल्स, और उसके बाद मेटल का नंबर आता है। ग्रोइंग एट रैपिड पेस, कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840 तक। जितना था कॉटन जो था पहले स्टेज में सबसे जो है सबसे तेज़ी से इसका विकास हुआ। ठीक है, इसके बाद लोहा और स्टील जो है उनका डेवलपमेंट हुआ 1840 में इंग्लैंड, और 1860 में उनके जितने भी उपनिवेश थे, जो कॉलोनीज थी, वहाँ पर बहुत रेलवे का विस्तार होने लगा था। तो रेलवे में जब रेलवे का विस्तार हुआ तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए लोहे और स्टील की ज़रूरत होती थी। तो 1873 में ब्रिटेन के लोहा और जितने भी यानी आयरन और स्टील के जितने भी एक्सपोर्टर थे, ठीक है, जितने भी एक्सपोर्टर थे तो उनका एक्सपोर्ट का जो वैल्यू थी वो लगभग 77 मिलियन हो गई थी। इसका मतलब ये है कि ये इंग्लैंड जितना भी एक्सपोर्ट करता था वो क्या है, डबल ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। तो ये क्या जितना भी इंग्लैंड कॉटन का एक्सपोर्ट करता था उसके वैल्यू से ये डबल थी। सेकंड है द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। नई इंडस्ट्री जो है बहुत आसानी से पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को नहीं इधर हटा सकती हैं। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में के लास्ट तक अगर हम देखें कि लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वर एम्प्लॉयड इन टेक्निकली एडवांस इंडस्ट्रीज सेक्टर। 20% जो लोग थे वो एडवांस सेक्टर में लगे हुए थे। ठीक है, यानी तकनीकी रूप से जिनका विकास हो चुका है, ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे थे। ठीक है, टेक्सटाइल वाज अ डायनेमिक सेक्टर। टेक्सटाइल बहुत ही डायनेमिक सेक्टर है, बट लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वाज प्रोड्यूस नॉट विद इन फैक्ट्रीज। लेकिन इसका ज़्यादातर पोर्शन जो है वो फैक्ट्रीज में नहीं होता है, और बट आउटसाइड विद इन डोमेस्टिक यूनिट। लेकिन बहुत हिस्सा का है कारखानों से बाहर, जबकि हम ये बोलें कि डोमेस्टिक नेशनल इंडस्ट्रीज वर नॉट सेट बाय स्टीम पावर, कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्रीज, बट दे डिड नॉट रिमेन एंटायरली स्टेगनेंट आइदर। लेकिन अगर हम ये देखें जितनी भी पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हैं, उनमें जिसकी जो स्पीड थी वो भाप से चलने वाले कॉटन और मेटल उसके द्वारा उनको क्या है, उनके द्वारा निर्धारित नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये जितने भी ट्रेडिशनल उद्योग थे पूरी तरीके से अभी क्या थे, ख़त्म नहीं हुए थे। ठीक है, यानी ऐसे नहीं थे कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। सिमिलरली ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशन वर द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ मैनी नॉन मशीनाइज्ड सेक्टर सच एज फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टेनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड फंक्शन प्रोडक्शन इन इम्प्लीमेंट्स। लेकिन अगर हम ये देखें कि जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, पॉटरी है, कांच का जितना भी सामान है, टैनिंग, फर्नीचिंग, मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स जो है वो क्या था,
या जो टूल्स हैं इनके बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो मशीनी क्षेत्रों में बहुत ही डेवलपमेंट हो गया था। ये जो मुख्य रूप से कैसे थे, ये छोटे छोटे जो नॉर्मल इनमें इम्प्लीमेंट्स होते हैं, नए नए जो आविष्कार होते हैं, ये उन्हीं का ही कारण है। ठीक है। फोर्थ है टेक्निकल चेंज ऑकर स्लोली। जो टेक्निकल चेंज होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है और एक साथ ही वो एक ही साथ पूरे ज़मीन पर यानी पूरी लैंडस्केप पर वो एक साथ नहीं फैलता है। नॉट टेक्निकली वाज एक्सपेंसिव। लेकिन कोई भी चीज़ जो होती है टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। तो मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर्क कॉशन अबाउट यूजिंग इट। और तो मर्चेंट और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इसका प्रयोग किया और बहुत बड़ी सोच, ये बातें वो बहुत बड़ी सोच समझ कर रखते हैं। ठीक है। द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वर कॉस्टली। अगर कोई मशीन जो होती थी वो टूट जाती थी, ठीक है, तो वो उसका क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा रिपेयर कराने में पैसा लगता था। दे वर नॉट इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर एंड मैन्युफैक्चरर क्लेम। और वो क्या होती थी, जैसा उनके इन्वेंटर या जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जैसा दावा करते थे वो उस तरह का काम नहीं कर पाती थी। ठीक है, यानी उतनी अच्छी नहीं होती थी वो। कंसिडर द केस ऑफ स्टीम इंजन। अगर इसके लिए हम स्टीम इंजन का एग्जाम्पल लें, जेम्स वॉट improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781। 1781 में जो जेम्स वॉट ने न्यूकॉमन द्वारा जो इंजन बनाए थे, उसको भाप से जो इंजन बनाए थे उसमें थोड़े से सुधार किए और 1871 में उन्होंने इसका पेटेंट करा लिया। तो इस मॉडल का जो प्रोडक्शन था उनके दोस्त जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैथ्यू बुल्टन ने किया था। ठीक है। बट फॉर ईयर ही कुड फाइंड नो बायर। लेकिन कुछ सालों तक हमने देखे हैं कि जो है कोई भी उसका खरीदार नहीं मिला था। और एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी की शुरुआत में हम देखें तो 321 स्टीम इंजन थे पूरे इंग्लैंड में। ऑफ दीज 80 वर इन कॉटन इंडस्ट्रीज। और इनमें से 80 कौन से थे, कॉटन इंडस्ट्रीज के थे। 9 जो है वूलन इंडस्ट्रीज के थे एंड द रेस्ट इन माइनिंग। और जो बाकी बचे थे वो माइनिंग के थे। कैनल वर्क एंड आयरन वर्क्स। जो कैनल वर्क है, जो आयरन वर्क है, ठीक है, वो सब इसी में आता है माइनिंग में। स्टीम इंजन्स वर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज। जो स्टीम इंजन है वो बाकी किसी भी इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि भाप वाले इंजन का जो यूज़ है वो हम बाकी किसी भी और इंडस्ट्रीज में नहीं करते हैं। यानी जो मज़दूर थे, मज़दूरों की जितनी भी जितना वो प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, मज़दूर, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी, उत्पादन क्षमता जो थी, उसको कई गुना बढ़ाने की संभावना वो थी। किसमें थी, इन्हीं सारी जो टेक्निकल चेंजेस किए गए थे इनमें थी। सबसे शक्तिशाली जो चेंजेस है उनको भी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उनको अपनाने में बहुत ही ज़्यादा हिचक रहे थे। ठीक है, अब जो हिस्टोरियंस हैं वो इस बात को मानने लगे थे कि 19वीं सेंचुरी में के सेंटर में औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं, बल्कि पुरानी जो टेक्निक्स थी उस पर ही काम करता था। पुरानी टेक्निक्स पर ही वो काम करते थे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।